हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। अभी तक आपने पौधों के विषय में क्या जाना है? आपने जाना है कि पौधे अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग बेसिस पे, यानी कि अगर हम अलग अलग गुणों के आधार पर देखें तो पौधे अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के पौधों को जब आपने पढ़ा था तो हेडिंग आपकी थी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों का वर्गीकरण। उसके बाद हमने बात की है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की, और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आपने पहले भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर हमने हर एक पार्ट के बारे में बात की है। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम की हमने बात की है। उसके बाद हम एक एक करके हर एक ऑर्गन के जो फंक्शंस हैं, उनके जो कार्य हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपने अभी तक स्टेम के बारे में डिस्कस किया है, यानी कि तना और तने के कार्य क्या होते हैं उसके बारे में आपने डिस्कस किया है। साथ ही हमने तने के प्रकार भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं। हमने कहा जो तना होता है यहाँ पर वो भूमिगत होता है, ठीक है, वो अर्धवायवीय होता है और वायवीय होता है। आज हम डिस्कस करेंगे लीफ के बारे में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है एक बार आप लोग देख लेंगे। जैसे जैसे हम स्लाइड आगे करेंगे वैसे वैसे आप अपने जो टॉपिक है उन्हें रिवाइज करते चले जाएंगे। तो ये आपने टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में बात की है। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है उसमें हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में बात की है। इसमें आपने स्टेम को देखा है, ठीक है, स्टेम के टाइप्स, और यहाँ पर हमने बात की है जो स्टेम के फंक्शंस होते हैं उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और लीफ हमने स्टार्ट की है प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने बात की है कि जो पत्ती होती हैं वो विभिन्न आकार की होती है और उनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पर पत्ती की संरचना के बारे में, तो पत्ती की संरचना में हमने कुछ पार्ट्स देखे हैं यहाँ पर लीफ के, जिसमें हमने मिडरिब, वेन, लैमिना, पेटियोल और स्टेम देखा है। ये सारे पार्ट्स होते हैं। तना वो भाग है जिससे पत्ती जुड़ी हुई होती है, लेकिन पत्ती डायरेक्ट नहीं जुड़ी होती है, किसी छोटे से डंडे नुमा संरचना के द्वारा जुड़ी हुई होती है, जिसका नाम पेटियोल है। उसके बाद आपने कहा कि पत्ती के बीचों बीच जो सबसे मोटी जो आपको लेयर दिख रही है, सबसे मोटी जो आपको क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक रेखा दिखाई दे रही है, ठीक है, उसे हम मिडरिब या मध्य शिरा कहते हैं। और मध्य शिरा से निकलने वाली पतली पतली जो शिराएं हैं उन्हें शिरा या वेन कहा जाता है। इतनी हमने बात कर ली थी। अब हमने कहा कि पत्ती में जो शिराओं का एक विन्यास बनता है, यानी कि पत्ती में शिराएं एक डिजाइन, एक पैटर्न को फिट कर रही हैं, जैसे कि दोनों साइड बराबर यहाँ पे निकल रही है। जैसे अगर हम इस लीफ की बात करें, अगर हम इस लीफ की बात करें तो आपने कहा जो यहाँ पर वेन है वो दोनों बराबर यहाँ पर निकल रही हैं, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। अगर हम बात करें इस वाली पत्ती की, तो आपने कहा कि जो यहाँ पे वेन्स होती हैं उनका जो डिजाइन है वो पैटर्न है वो अलग है। और अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर जो इसका पैटर्न है वो क्या है, यहाँ पे अलग है। तो हमने कहा कि जो अरेंजमेंट होता है यहाँ पर, या फिर हमने कहा कि जो शिराओं का जो अलग अलग प्रकार के जो डिजाइन होते हैं उनको हम वेनेशंस या सिरा विन्यास कहते हैं। सिरा विन्यास का मतलब होता है कि सिराओं का विन्यास या सिराओं का जो अरेंजमेंट होता है उसे सिरा विन्यास कहा जाता है। दो टाइप की हमने पत्ती देखी है। तो हमने क्या यहाँ पे बनाए हैं, हमने कहा एक पत्ती ये है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं तब से, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आती है, मिडरिब आती है। मिडरिब में हमने कहा कि क्या इस प्रकार से जो शिराएं हैं उनका विन्यास आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार का विन्यास आप लोग देख रहे हैं। इस प्रकार का विन्यास या इस प्रकार का जो विन्यास है जहां पर मध्य शिरा के दोनों ओर शिराएं क्या करती हैं कि डिजाइन में फिट है, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, रेटिकुलेटेड वेनिशन, या फिर हमने कहा उसे जालिकावत सिरा विन्यास। एक प्रकार की पत्ती आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है यहाँ पर, इस प्रकार से, और इसमें आपने का क्या पाए जा रहे हैं, यहाँ पे शिराओं का जो अरेंजमेंट है वो इस प्रकार से है। आपने कहा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमें कोई अलग से यहाँ पे जो जाल जैसी संरचना है, या जो हमने कहा कि जो यहाँ पर पैटर्न है शिराओं का वो दिख रहा है। जो यहाँ पे शिराएं हैं वो एक दूसरे के क्या है, इस प्रकार समांतर है, ठीक है। तो हमने कहा इस प्रकार का जो सिरा विन्यास है उसे हम पैरेलल वेनिशन कहते हैं।
अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों प्रकार की पत्तियां आपने देखी होंगी, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने इन दोनों प्रकार की पत्तियों को नहीं देखा हो सकता है आपने ऑब्जर्व नहीं किया हो, आपने ध्यान नहीं दिया हो इस पैटर्न पे, लेकिन आप सभी ने देखा है। अगर मैं कहूँ कि इस प्रकार की पत्ती कहाँ देखने को मिलती है, एग्जाम्पल अगर हम देखें, हमने कहा घास आपने देखी है, या गेहूं का पौधा आपने देखा है, ये गेहूं की पत्ती, ठीक है, या फिर धान की पत्ती आपने देखी होगी। तो ये जो घास होती है, जो गेहूं की पत्ती होती है, या फिर हमने कहा कि जो यहाँ पे गन्ने की पत्ती होती है, ठीक है, इस प्रकार की पत्तियां आपने देखी है यहाँ पे। या फिर अपने का मक्की की जो पत्ती होती है, जो यहाँ पे एक मेज होता है, जो मक्खी होती है, उसकी जो पत्ती आपने देखी होगी, वो कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे किसकी बात की है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस पत्ती के बारे में, इसके एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि क्या आपने इस प्रकार की पत्ती कहीं देखी है, आपने कहा जो पेड़ होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वहां पर आपने इस प्रकार की पत्ती देखी है। जैसे कि आम का पेड़ हो गया है, जैसे कि यहाँ पे मौसमी का पेड़ हो गया है, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे पीपल का पेड़ हो गया है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के जो पेड़ होते हैं, आपको उनमें इस प्रकार की पत्ती दिखाई देती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हर्ब्स एंड श्रब जो होते हैं, उनमें इस रेटिकुलेट वेनेशन या समांतर सिरा विन्यास हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम, सभी में नहीं कह रहे हैं, मैक्सिमम की बात हो रही है। तो हमने कहा जो घास होती है या फिर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनमें इस प्रकार का समांतर शिराविन्यास देखा जाता है। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनमें हमें क्या दिखाई देता है, जालिकावत शिराविन्यास यहाँ पर दिखाई देता है। तो पढ़ लें यहाँ पर दोनों की जो डेफिनेशन होती है, टाइप्स ऑफ वेनेशन, यानी कि शिराविन्यास के प्रकार कितने होते हैं। आपने कहा 2 टाइप्स ऑफ वेनेशंस आर फाउंड, यानी कि 2 प्रकार के जो शिराविन्यास हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। पहला है रेटिकुलेट, यानी कि जालिकावत। रेटिकुलेट को आप जालिकावत नोट कर लेंगे। आपने कहा इफ द वेनेशन इज एन नेट लाइक अपीयरेंस ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब, इट इज कॉल्ड रेटिकुलेट, फॉर एग्जाम्पल पीपल। आपने कहा यदि शिरा मध्य शिरा के दोनों ओर एक जाल जैसी दिखती है, तो इसे रेटिकुलेट या जालिकावत शिरा विन्यास कहा जाता है। इसका उदाहरण आपके पास आता है पीपल। तो पैरेलल क्या होता है, पैरेलल वेनेशन या समांतर शिरा विन्यास। आपने कहा in the leaves of grasses the vein and veinlets are a parallel to one another, such venation is called parallel। आपने कहा घास की पत्तियों में शिराएं या शिरा जो वेनलेट्स होती हैं, वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी कि जो शिराएं हैं वो ऐसे ही निकल रही हैं, ठीक है, एक दूसरे के समांतर हैं, और ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ पर वेनेशन के बारे में आपसे पूछा जाता है कई बार, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पे नोड और इंटरनोड की। हमने नोड और इंटरनोड पढ़े हैं, क्या हमने बात की है नोड और इंटरनोड के बारे में। नोड और इंटरनोड का जो टॉपिक है, एक्चुअली में ये कहाँ पर आना चाहिए था, इस टाइम में आना चाहिए था, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस किया भी है। यहाँ पर नोड और इंटरनोड की डेफिनेशन आई है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आता है, तहना आता है। अब हम बात करें यहाँ पर, हमने कहा नोड वो स्थान है जहां से कोई पत्ती या कोई शाखा निकल रही है। ध्यान दीजिए, जहां से कोई पत्ती या शाखा निकलेगी उसे हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। तो ये हो गया नोड। फिर आपने कहा यहाँ से अगेन एक शाखा निकल रही है, तो ये हो गया है नोड, और ये भी नोड हो गया। आपने कहा दो नोड के बीच का जो स्थान होता है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनोड कहेंगे। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। कि दो नोड के बीच की दूरी, यानी कि ये भी इंटरनोड है, और आपने कहा इस नोड के बीच की दूरी और इस नोड के बीच की दूरी, ये भी क्या है,
इंटरनोड है। ठीक है, तो हमने कहा दो नोड के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। सिंपल सी चीजें पढ़ लें। आपने कहा प्लेसेस वेयर लीव्स एंड ब्रांचेस आर, कौन सा प्लेस है ये, वेयर लीव्स एंड ब्रांचेस आर ज्वाइंट टू स्टेम आर कॉल्ड नोड्स। आपने कहा कि ये बहुत स्थान है जहाँ पत्तियां और शाखाएं तने से जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उस स्थान को हम नोड कहते हैं। इसीलिए तो हमने अदरक को बोला था कि अदरक एक तना है, क्योंकि अदरक में क्या पाया जाता है, नोड पाया जाता है। और नोड किसका कैरेक्टर है यहाँ पर, आपने कहा नोड है यहाँ पे स्टेम यानी कि तने का कैरेक्टर है। इंटरनोड क्या है, द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन अ टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। आपने कहा दो नोड्स के बीच तने का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। यानी कि दो नोड के बीच की जो दूरी होती है उसे इंटरनोड कहा जाता है। ये तने वाले भाग में आएगा, पत्ते वाले भाग में नहीं आएगा। हमने ये डिस्कस कर लिया था जब हम तने को पढ़ रहे थे, लेकिन आपके पास डेफिनेशन अगर अभी आई है तो आप यहाँ पर इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पत्ती के कार्य के बारे में। पत्ती के जो कार्य होते हैं उसके फंक्शंस को हमें एक बार यहाँ पर देखना है। चलिए हम बात कर रहे हैं पत्ती के कार्य क्या क्या होते हैं। और अगर हम देखें कि जो पत्ती के कार्य होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य जो हैं वो दो हैं। एक तो है प्रकाश संश्लेषण और एक हमारे पास आता है वाष्पोत्सर्जन। पहले डिस्कस करेंगे थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण को, यानी कि फोटोसिंथेसिस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या होती है फोटोसिंथेसिस। आपने कहा पत्ती के जो कार्य होते हैं, उसमें सबसे पहला जो काम होता है वो है फोटोसिंथेसिस, जिसे आप कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। क्या होती है प्रकाश संश्लेषण? सिंपल सी बात है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमने यहाँ पर बात की थी जब पोषण के बारे में आपसे बात की थी, और पोषण के बारे में आपको जब बताया गया था तो हमने बात की थी कि जो पोषण होता है यहाँ पे वो क्या होता है, पोषण की जो परिभाषा है वो क्या होती है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आपने ये तो पढ़ा होगा कि हम सभी को पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण क्या है? पोषण में हमने कहा कि जो भोजन है, भोजन को ग्रहण करके उससे हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और उसका उपयोग हमारे शरीर के द्वारा किया जाएगा। और जब इसका उपयोग शरीर के द्वारा किया जाएगा तो शरीर में वृद्धि होगी और हमारा विकास होगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, हम नई नई चीजें सीखते हैं, हम हर काम को कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊर्जा हमें भोजन करने से ही मिलती है। तो पूरी प्रोसेस के आपने खाना खाया, आपको ऊर्जा पाचन हुआ, फिर आपको ऊर्जा मिली, फिर उस ऊर्जा का उपयोग शरीर की वृद्धि विकास और आपने कहा जो डेली लाइफ के जो काम होते हैं, जो डेली रूटीन के जो काम होते हैं उसको करने में आपने उस ऊर्जा को खर्च किया है, तो इसे हम पोषण कहते हैं। अब हमने कहा जो पोषण है, पोषण दो प्रकार से हमें मिलता है। कैसे? एक तो है कि हम अपना पोषण स्वयं ले रहे हैं, खुद से ले रहे हैं, किसी पे निर्भर नहीं है, हमने क्या किया है, अपना खाना स्वयं बनाया है। और एक है कि हम अपना पोषण दूसरों से ले रहे हैं, यानी कि हम जो खाना है हम दूसरों पर निर्भर हैं, दूसरों से ले रहे हैं। अब पोषण
दूसरों से लेना या स्वयं लेने से क्या मतलब है? जैसे कि पोषण का मतलब सिंपल से अगर हम बात करें तो हमने कहा कि भोजन को ग्रहण करना है, सबसे पहला स्टेप तो यही है। आपने कहा भोजन कहाँ से आता है? तो हमने कहा कि अगर हम भोजन स्वयं बनाते हैं, इसका मतलब हम अपना पोषण स्वयं कर रहे हैं और हमने इसे क्या कहा है? स्वपोषी कहा है, क्योंकि हम अपना पोषण स्वयं या खुद करें। स्वयं का मतलब जानते हैं खुद, अपने लिए हम कहते हैं स्वयं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं ये काम खुद कर लूँगा या खुद कर लूँगी, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये काम मैं स्वयं कर लूँगा या स्वयं कर लूँगी। तो स्वयं हम अपने लिए यूज़ करते हैं। हमने कहा अगर हम अपना खाना खुद से बना सकते हैं, अपने खाना जो भी हम खाना खा रहे हैं, हम उसे खुद से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, खुद से हम उसे बना सकते हैं, तो हम क्या हैं यहाँ पे स्वपोषी हैं, यानी कि हम ऑटोट्रॉफ हैं और अपना भोजन स्वयं लेते हैं। अगर हम अपना भोजन किसी दूसरे से लेते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर हैं, इसका मतलब हम परपोषी हैं, हेटेरोट्रॉप हैं, यानी कि हम अपने पोषण के लिए किसी पराये, किसी दूसरे पे निर्भर हैं। क्वेश्चन आपके पास ये आता है, आप ये बताइए कि हम स्वपोषी हैं या हम परपोषी हैं? आपके लिए क्वेश्चन ये है। तो अगर हम देखेंगे तो आपने अभी जैसे कि हमने स्टेटमेंट दिया है कि अगर हम अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं तो हम स्वपोषी होते हैं। तो आप सोचेंगे कि हम तो हमेशा ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हमारे घर में हमारी मदर या हमारे फादर या आपके बड़े भाई बहन क्या करते हैं, खाना बनाते हैं घर में, इसका मतलब हम तो स्वपोषी हुए। ऐसा नहीं होता है। हम खाना तैयार नहीं करते हैं, हम खाने को सिर्फ पकाते हैं। आपने कहा जो भी हम खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दाल है या फ्रूट्स खा रहे हैं या आप दूध पी रहे हैं, आप कोई भी चीज खा पी रहे हैं, वो सभी चीजों के लिए आप किसी न किसी पे निर्भर हैं अपने पोषण के लिए। तो आपने कहा कि दूसरों से पोषण ले रहे हैं हम, जैसे कि हम पादप से पोषण ले रहे हैं, पौधों से हम पोषण ले रहे हैं, ठीक है। हमने कहा हम जंतुओं से पोषण ले रहे हैं। जंतु आप समझते हैं, जैसे आप गाय से दूध लेते हैं, तो आप किसी दूसरे से क्या कर रहे हैं, पोषण ले रहे हैं। आपने सब्जी बनाई तो सब्जी कहाँ लगी थी, किसी पादप पे लगी थी। तो आपने कहा कि आपने सब्जी कहाँ से प्राप्त की है, पादप से प्राप्त की है। दाल कहाँ से प्राप्त की है, पादप से है। चावल चावल है या फिर आपने कहा आटा है, वो कहाँ से, या गेहूं है, वो कहाँ से आपने प्राप्त किया है, पौधे से प्राप्त किया है। आप फल खा रहे हैं, आपने कहाँ से प्राप्त किए हैं, आपने कहा पौधों से। तो हमने कहा ऐसा तो नहीं है कि हम पौधे खुद बना रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम फल खुद बना रहे हैं या फिर हम जो गेहूं चावल है वो खुद बना रहे हैं। आपने कहा कि ये कौन बना रहे हैं, पादप, यानी कि पौधे। पौधों पर क्या लगते हैं, फल लगती हैं, सब्जियां लगती हैं, दाल लगती है, अनाज लगता है, सभी चीजें पौधों पे लगती हैं और तब जाके हम उन्हें खाते हैं। तो हमने कहा कि हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ खाने को पकाते हैं। कच्चे खाने को हमने क्या कर दिया है, उसे पका दिया है, ठीक है। जैसे कि फ्रूट्स तो हम ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन जैसे अनाज होता है, दालें होती हैं, उन्हें आप पकाते हैं। तो भोजन को पकाने में और भोजन बनाने में, भोजन का निर्माण करने में डिफरेंस है। हम भोजन का निर्माण नहीं करते हैं, हम सिर्फ भोजन को पकाते हैं। जो कच्ची सामग्री हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, जीवित जीवों से मिलती है। अब ध्यान रखिए, जब भी मैं जीवित जीवों की बात करूं तो आपको तीन चीजें समझनी है। आपको समझना है पादप, आपको समझना है जंतु और आपको समझने हैं सूक्ष्म जीव। क्लियर है? तो आपको ये तीन चीजें समझनी है। हमने कहा कि अगर हम अपना भोजन इन जीवों से ले रहे हैं, इसका मतलब हम परपोषी हैं, हम अपना पोषण स्वयं नहीं करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हम पादप से अपना भोजन ले रहे हैं, मोस्टली पादप और जंतु होते हैं, ठीक है। हमने कहा कि हम पादप से अपना भोजन ले रहे हैं या हम जंतुओं से अपना भोजन ले रहे हैं। चाहे आप कच्चे कच्चे भोजन की बात करें, जैसे आपने दाल की बात की, सब्जी की बात की, चाहे आप कच्चा भोजन ले रहे हैं, चाहे आपने कहा कि आप फल ले रहे हैं या आप दूध प्राप्त कर रहे हैं, तो आपने कहा कि आप किसी भी रूप में भोजन को यदि पादप और जंतुओं से प्राप्त करते हैं तो हमने उन्हें क्या बोला है, हमने कहा कि हम क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आते हैं, और भी चीजें आती है, जैसे कि अगर हम फंगस की बात करें, चलिए वो आप हायर क्लासेस में पढ़ लेंगे, जैसे हम मशरूम खाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि हम अगर जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो हम क्या कहलाएंगे, हम परपोषी कहलाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है।
परपोषी का मतलब है, पर मतलब होता है पराया और पोषी मतलब होता है पोषण, कि जो किसी पराये से क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं। अब आते हैं वो कौन से जीव होते हैं फिर जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ना किसी पादप पे निर्भर रहते हैं और ना ही किसी जंतु पे निर्भर रहते हैं। तो ऐसे जो जीव होते हैं वो होते हैं यहाँ पे पादप या पौधे। पादप का मतलब समझते हैं ना, हम पादप वर्ड ऐसा नहीं है हम पहली बार यूज कर रहे हैं, हम पौधों के लिए पादप जो शब्द है वो यूज करते रहते हैं। हमने कहा जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना भोजन ना तो किसी दूसरे पादप से ग्रहण करते हैं और ना ही किसी जंतु से प्राप्त करते हैं। ये अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाएंगे, खुद बनाते हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और आपने कहा जिस प्रक्रिया के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उस प्रक्रिया का नाम है फोटोसिंथेसिस। और ये जो प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस यानी कि भोजन बनने की जो प्रक्रिया है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं, ये प्रक्रिया होती है पौधे की पत्ती में। तो हमने कहा कि पत्ती का सबसे पहला जो काम है वो क्या है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा आप समझ लेंगे कि क्या होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये जो बेसिक सी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं, पोषण, परपोषी पोषण या स्वपोषी पोषण, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के बारे में। चलिए, अब आपके माइंड में अगला प्रश्न ये आया होगा कि ये अपना भोजन बनाते कैसे हैं। कोई तो चीज होगी, जैसे कि हमने कहा हम अपने भोजन में दाल सब्जी रोटी और फ्रूट्स लेते हैं, ठीक है, तो ये भी कुछ ना कुछ अपने भोजन में लेते होंगे। तो ये ऐसा क्या है कि ये अपने भोजन को बनाने के लिए ये क्या चीजें यूज करते हैं। आपने कहा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे में होती है, ये तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है या जो कच्ची सामग्री होती है वो क्या होता है। अभी अपना भोजन किन किन चीजों से बनाते देख लीजिए। सबसे पहले हमने कहा यहाँ पर आता है कार्बन डाई ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस यहाँ पर होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एक गैस होती है जिसको आपने देखा होगा हम कैसे लिखते हैं, CO2, ठीक है। तो आपने कहा कार्बन एक है और डाइऑक्साइड का मतलब है कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन है वो यहाँ पर क्या है, दो है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। पहली चीज तो ये होती है। दूसरी चीज जो चाहिए होती है वो यहाँ पर है वाटर, जिसे आप क्या लिखते हैं, जल या पानी। अब आपको स्पेलिंग समझ आ जाएगी, कार्बन डाई ऑक्साइड, ये है वाटर, ठीक है। दो चीजें हो गई हैं। तीसरी चीज जो यहाँ पर चाहिए होती है वो है सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश, ठीक है। और चौथी चीज जो चाहिए होती है वो है यहाँ पे क्लोरोफिल, जिसे आप कहते हैं हरित लवक। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ठीक है, CO2 क्या है, एक गैस है। ये गैस कहाँ होती है, हमारे वातावरण में होती है, ठीक है, हमारे आसपास हमारे वातावरण में होती है।
पानी कहाँ पर होगा? पानी आपने कहा कि जो पौधे प्राप्त करते हैं पानी को, वो मिट्टी में घुलनशील जो पानी होता है उससे प्राप्त करते हैं। सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलेगा? सूर्य से मिलेगा। और क्लोरोफिल कहाँ से मिलेगा? आपने कहा क्लोरोफिल एक वर्णक होता है। जैसे आपने नोटिस किया है कि जब भी हम एक पत्ती को बना रहे हैं, हमने इस प्रकार से एक पत्ती को बनाया और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, पत्ती को कलर कर देते हैं। तो हमने बचपन से देखा है कि पत्ती को हम ग्रीन कलर से कलर करते हैं, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर पत्ती को देखा होगा तो पत्तियां जो होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। किन्हीं किन्हीं में आपने कहा तने भी हरे रंग के होते हैं। जैसे कि जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे हर्ब्स के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में, तो हमने कहा था उनके तने कैसे होते हैं, पतले होते हैं, कोमल होते हैं और हरे रंग के होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो पत्ती है वो हरे रंग की होती है। तो ये जो हरा रंग है इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्लोरोफिल कह रहे हैं। हरा जो रंग होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण यहाँ पर होता है, ठीक है। क्या समझे? हमने ये बात की है कि हमने कहा कि जो यहाँ पे पत्ती में हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल क्या है, एक वर्णक, एक पिगमेंट है, यानी कि क्या है, एक केमिकल है। यहाँ पे एक रसायन है, जैसे कि आपने लेबोरेटरी में देखे अलग अलग केमिकल्स होते हैं और हमारी बॉडी में भी कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, ठीक है, जो खाना पचाने में मदद करते हैं और अलग अलग क्रियाओं को करते हैं। वैसा ही एक केमिकल पत्ती में होता है जिसका नाम क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे में जो पत्तियों का रंग है वो हरा होता है, या कुछ तनों का रंग भी क्या होता है, हरा होता है। तो हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही आएगा। तो आपने कहा क्लोरोफिल को कहीं से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल ऑलरेडी क्या होता है, प्लांट में होता है। अब पौधे को क्या चाहिए खाना बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है, पानी चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। ये तीनों चीजें या क्लोरोफिल, ये चारों चीजें आपने कहा फोटोसिंथेसिस के लिए कच्ची सामग्री होती है। अब इन चारों में से कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो पौधे ने किसी पादप या किसी जंतु से प्राप्त की हो। ऐसा है? नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया? वातावरण से ली है। पानी कहाँ से लिया है? आपने कहा मिट्टी में घुलनशील जो पानी था उससे लिया है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से लिया गया है। तो इसीलिए हमने कहा कि जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब है कि ना तो वो अपना भोजन, अपनी कच्ची सामग्री किसी पादप से लेगा, ना ही किसी जंतु से लेगा। इतनी बात क्लियर है कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्या है, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया है। कहाँ होती है ये प्रक्रिया? आपने कहा ये प्रक्रिया होती है पत्ती में, ठीक है। और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? आपने कहा 4 चीजों की यहाँ पे जरूरत होती है। क्लियर है इतनी बात? तो ये सब आप नोट यहाँ पर कर लेंगे। चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पे पत्ती के जो कार्य होते हैं, जिसमें आपने फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।